कम भाग्यशाली की ओर मदद का हाथ बढ़ाएं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अन्य लोगों को वंचित किए बिना कोई भी व्यक्ति ना धन कमा सकता है और ना ही सफलता प्राप्त कर सकता है। बेहतर सेवा अथवा उत्पाद निर्मित करने की दृष्टि एवं साहस के साथ मनुष्य वास्तव में पुण्य लाभ कमाता है, क्योंकि इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों के लिए नौकरियां सृजित होती हैं, निवेश की संभावनाएं बनती हैं और विक्रय या संपत्ति का सृजन होता है। लेकिन फिर भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित है। सफल होने के लिए आपको लोगों, कंपनियों, उत्पादों और सेवाओं के मध्य प्रतियोगी दशाओं में आचरण करना आना चाहिए। आपको इन क्षेत्रों में भी उसी तरह से व्यवहार करना होगा जैसा आप किसी खेलकूद स्पर्धा के दौरान करते हैं। अन्य लोगों की मदद करें। ये याद रखें कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कंधों पर सवारी करके सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। आप अपने ही कर्मों से उन्नति या अवनति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। एल्बर्ट हबार्ड ने लिखा है, हमारे अच्छे से अच्छे कार्य में इतना कुछ बुरा होता है और बुरे से बुरे कार्य में इतना कुछ अच्छा होता है कि इसके कारण हम किसी दूसरे व्यक्ति से अनर्गल बात करने की पात्रता नहीं रखते। हबार्ड कहते हैं, यदि आप किसी के प्रति निंदा का भाव रखते हैं तो इसे मुंह से ना बोलें, बल्कि किसी नदी के किनारे रेत पर लिख दें। निष्क्रिय होने से बेहतर है एक अच्छे खिलाड़ी की तरह आचरण करना। किसी साथी व्यक्ति के फिसलने पर हंसी उड़ाने से बेहतर है उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाना, ताकि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो सके। जीत हासिल करने पर आपका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा हारने पर होता है। कायर कभी जीतता नहीं है और विजेता कभी कायरता नहीं दिखाता। सच्ची खेल भावना। विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में ही सच्चा खिलाड़ी साहस और जुझारूपन का परिचय देता है और विजय के क्षणों में उसका व्यवहार स्पर्धा में उससे पीछे रह गए साथी खिलाड़ियों के प्रति विनम्रतापूर्ण होता है। सच्चे नेता की पहचान उसके साहस, ताकत और बुद्धिमत्ता से नहीं होती, बल्कि उन लोगों के प्रति उसके आचरण और सहानुभूति से होती है जिन्हें परिस्थितिवश बेहतर दशाएं नहीं मिली। आप सच्ची खेल भावना दर्शाते हुए अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दे सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह से आचरण करना होगा कि अन्य व्यक्तियों के कार्य का बोझ हल्का हो सके और उनका जीवन पहले से बेहतर हो सके। याद रखें, जब आप दूसरे व्यक्तियों की सफलता के पथ को कंटक मुक्त करते हैं तो वास्तव में आप अपनी ही सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर रहे होते हैं। यहाँ प्रसिद्ध टीवी एवं रेडियो कलाकार आर्ट लिंकलेटर का उदाहरण उल्लेखनीय है। दूसरे की सहायता करने से हमें भी लाभ होता है। अपने व्यस्त मनोरंजन करियर के अलावा आर्ट लिंकलेटर अपनी आर्थिक सहायता, समय, प्रयासों, परामर्श एवं प्रोत्साहन के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को कई छोटे उद्यमों को स्थापित करने में सहायता करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनकी अभिरुचि विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं जैसे फोटो विकास, टीवी, कैमरा निर्माण, लैंडमाइंस, बोलिंग एली एवं स्केटिंग रिंग इत्यादि में हो जाती है और वे इससे लाभ भी कमाते हैं। जिन लोगों को उन्होंने ये धंधे स्थापित करने में सहायता की, वे आर्ट को वास्तविक नेता मानते हैं। आप खेल भावना द्वारा भी इसी तरह के नेता बन सकते हैं। अतः दूसरों की ओर सिर्फ मित्रता का ही हाथ ना बढ़ाएं, बल्कि मदद करने के लिए भी हाथ बढ़ाएं। सच्ची कृतज्ञता से लाभ प्राप्त होता है। कई सफल पुरुष और महिलाएं ये दावा करती हैं कि वे स्वनिर्मित या सेल्फ मेड हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मदद के बिना कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। सफलता के अपने लक्ष्य को तय कर लेने और उसे प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाते ही आप पाते हैं कि आपको कई अनपेक्षित दिशाओं से मदद प्राप्त हो रही है।
आपको मनुष्य एवं पारलौकिक सत्ता से प्राप्त हो रही मदद के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। कृतज्ञता एक सुंदर शब्द है। ये इसलिए सुंदर है क्योंकि ये एक ऐसे मस्तिष्क का परिचायक है जो अपनी प्रकृति में गहन आध्यात्मिक है। ये गुण किसी भी व्यक्ति में चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है एवं ये वो मास्टर चाबी है जो जादुई शक्तियों एवं अनंत बुद्धिमत्ता के सौंदर्य के द्वार खोलती है। किसी मधुर व्यक्तित्व के अन्य गुणों की ही तरह कृतज्ञता ज्ञापित करना भी एक आदत ही है, लेकिन ये मस्तिष्क की एक अवस्था भी है। जब तक कृतज्ञता व्यक्त करने की भावना आपके मन से नहीं उपजेगी, तब तक आपके शब्द अर्थहीन और खोखले ही होंगे। प्रतिदिन धन्यवाद दें। कृतज्ञता और विनम्रता आपस में लगभग एक समान अर्थ रखते हैं, लेकिन अंतःकरण से कृतज्ञता का भाव विकसित करने पर आपका व्यक्तित्व अधिक विनम्र, गरिमापूर्ण एवं शालीन बन सकता है। ऐसा कोई भी दिन न जाने दें जब आप किसी के प्रति आभार व्यक्त न करें। याद रखें, कृतज्ञता तुलना का विषय है। उन परिस्थितियों एवं घटनाओं से तुलना करें जो घट सकती थी। आप तुरंत समझ जाएंगे कि परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना रही हो, वो इससे भी अधिक बुरी हो सकती थी और आप इस बात के प्रति आभारी होंगे। ये 3 वाक्यांश आपकी रोजमर्रा की शब्दावली में शामिल होने चाहिए। धन्यवाद, मैं आभारी हूं और मैं सराहना करता हूं। विचारशील बने। कृतज्ञता व्यक्त करने के नए और अनूठे तरीके खोजें। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उपहार देना ही आवश्यक नहीं है। समय और निजी प्रयास कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। आप कृतज्ञता व्यक्त करने में जितना अधिक समय और श्रम लगाएंगे, ये उतना ही अधिक मूल्यवान होगा। अपने आसपास के लोगों को धन्यवाद कहें। उन लोगों को धन्यवाद कहना न भूलें जो आपके नजदीकी हों। आपकी पत्नी, पति, अन्य संबंधी एवं वे सभी जो आपसे प्रायः रोज मिलते हैं और आप जिनकी अनजाने में उपेक्षा कर सकते हैं। आप इनके प्रति जितना कृतज्ञ महसूस करते हैं, दरअसल उससे कहीं अधिक ऋणी हैं। खुलेआम ऊंचे स्वर में व्यक्त करने पर कृतज्ञता को नया जीवन एवं शक्ति प्राप्त हो जाती है। संभवतः आपका परिवार जानता है कि आप उनके विश्वास और आशा के प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन उन्हें कहें भी, आप अपने परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार होते हुए देखेंगे। अपनी कृतज्ञता को रचनात्मक बनाएं, इसे अपने प्रति कारगर बनाएं। उदाहरण के लिए, क्या आपने अपने बॉस को एक ऐसा पत्र लिखने के बारे में सोचा है जिसमें आप उन्हें यह बताएं कि आप अपने कार्य और उससे जुड़ी संभावनाओं को कितना पसंद करते हैं और इसके प्रति आभारी हैं? इस तरह कृतज्ञता व्यक्त करने से संभवतः आपकी तरक्की हो जाए। कृतज्ञता संक्रामक होती है। हो सकता है बॉस भी आपकी सेवाओं को देखकर आपके प्रति आभार व्यक्त करे। याद रखें, आभार व्यक्त करने के लिए हमेशा कई बातें होती हैं। यहां तक कि एक सेल्समैन को उस ग्राहक के प्रति भी आभारी होना चाहिए जिसने उसका सामान खरीदने से मना कर दिया हो, क्योंकि उसने ऐसा करने में अपना समय दिया है। अगली बार उसके सामान खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। कृतज्ञता की कोई लागत नहीं होती, लेकिन भविष्य के लिए ये एक बड़ा निवेश होती है। दूसरों की मदद करना आपके लिए भी लाभदायक है। हम सभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो स्वयं के सेल्फ मेड होने का दावा करते हैं। वास्तव में पूरी तरह से सेल्फ मेड पुरुष या स्त्री जैसा कुछ भी नहीं होता। जो लोग ऐसा दावा करते हैं वे दरअसल स्वयं को पैसा कमाने वाला कृतज्ञ व्यक्ति ही साबित करते हैं। ऐसा हर व्यक्ति जो सफलता के शिखर पर है, उसे अपनी सफलता की राह में कई व्यक्तियों से सहायता प्राप्त होती है। सदाचार का सामान्य नियम ये कहता है कि उसे भी अन्य व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। उदाहरण के लिए,
मेरे स्वयं के करियर में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एंड्रयू कार्नेगी ने सफलता के विज्ञान को ज्ञान के दर्शन के रूप में प्रारंभ करने का परामर्श दिया और मुझे ऐसा करने में सक्रिय सहायता प्रदान की। मैंने अब तक के अपने जीवन काल में अनुसंधान के द्वारा जो कुछ भी सीखा और समझा है, उसके लिए मैं दशकों पूर्व एंड्रयू कार्नेगी द्वारा दिए गए परामर्श का ऋणी हूं और उसे ही चुकाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरों को लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करके आप अपने करियर को भी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इस संबंध में यह कथन उल्लेखनीय है, अपने साथी की नौका को नदी पार करने में मदद करो और इस तरह आप स्वयं भी तट तक पहुंच जाओगे। उस व्यक्ति से अधिक समृद्ध और कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास दूसरों की मदद के लिए समय और ऊर्जा है। कृपया ध्यान दें, मैंने धन का जिक्र नहीं किया है, लेकिन यदि आप दूसरों की मदद में धन खर्च कर सकें और भी अच्छा, लेकिन समय और प्रयास अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा करने में आपको जिस संतोष और आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है, वो इस खर्च की भरपाई कर देता है। एक समृद्ध अनुभव। सफलता के शिखर पर किसी से ये कह पाना कि मैंने उसे वहां तक पहुंचने में मदद की है, अपने आप में एक समृद्धतम अनुभव है। किसी कम सौभाग्यशाली व्यक्ति की मदद करने में किया गया प्रयास आपकी आत्मा के लिए भी एक अमूल्य निधि की तरह है, चाहे वो व्यक्ति आपकी सहायता के प्रति कृतज्ञ हो या ना हो। मुझे याद है जब मैं पर्याप्त नौजवान था, तब किस तरह अपने ऊपर चढ़े ऋण से मैं मुक्त हो सका। अपने ऊपर चढ़े सारे ऋणों से मैं मुक्त था। मैं संतुष्ट था और मैं ऐसा सोचता हूं। लेकिन जैसे ही कुछ माह बीते, मैं फिर बेचैन होने लगा। मुझे यह समझ पाने में कुछ समय लगा कि इसमें गलत क्या था। मैं उस मनोरंजन की कमी को महसूस कर रहा था जो मुझे संघर्ष करते समय मिला था। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मैं अपनी सौभाग्यशाली स्थिति को त्याग कर पुनः शुरुआत करूं। किसी दूसरे व्यक्ति के संघर्ष में उसकी मदद करके मैं उस आनंद को पुनः प्राप्त कर सकता हूं। इस तरह से हम दूसरे व्यक्ति के संघर्ष को आसान भी बना सकते हैं। ये दुनिया बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, यदि प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने लगे तो यह दुनिया कैसे बदल जाएगी। इसके बदले में हम सभी को अन्य व्यक्तियों की सहायता प्राप्त होगी। छोटे स्तर पर यह हो ही रहा है, लेकिन हमें इस प्रणाली को मनुष्य की प्रगति एवं सभ्यता के स्तर तक फैलाने की आवश्यकता है। समय के प्रारंभ में मनुष्य ने अपने इस प्रश्न का उत्तर देना सीखा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और इस प्रश्न का उत्तर आज भी उतना ही प्रासंगिक है। व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करें। आप लोग अवश्य ही कभी न कभी ऐसे व्यक्ति से मिले होंगे जिसे देखते ही आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं। आप उनसे मित्रता करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति पर आप अन्य लोगों की तुलना में कुछ अधिक भरोसा करते हैं। हम सभी के व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण होता है, परंतु सभी का स्तर अलग होता है। व्यक्तिगत आकर्षण एक जैविक उत्तराधिकार प्रतीत होता है जो भावनात्मक सोच की मात्रा को निर्धारित करता है, जैसे कि उत्साह, प्रेम व उल्लास, जिसे हम अपने शब्दों और कर्मों में निर्मित और व्यक्त करते हैं। हम इस उत्तराधिकार की गुणवत्ता एवं मात्रा में बढ़ोतरी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे संगठित कर सकते हैं और मनवांछित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगा सकते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करना सीख जाते हैं, प्रायः हमारे समाज में नेता, उद्यमी, निर्माता या सफल व्यक्ति कहलाते हैं और हमारी सभ्यता को आगे दिशा देने में सहायक होते हैं। सावधानी आवश्यक है। प्रायः, लेकिन हमेशा नहीं, ऐसा अक्सर होता है कि कुपात्र व्यक्तियों के हाथों में शक्ति आ जाती है। अतः ऐसे व्यक्तियों से बातचीत या संपर्क करते समय हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक कि हमें उनके उद्देश्य और मंशा की पूर्ण जानकारी ना हो जाए।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता अर्जित करने में आपको अपने व्यक्तिगत आकर्षण का इस्तेमाल करना होगा। इसके द्वारा आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए अन्य लोगों का मित्रतापूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मुख्यतः 3 माध्यमों से होती है: वाणी, आंख और हाथ। संक्षेप में अपने विचारों और सोच को संप्रेषित करने के ये प्रमुख माध्यम हैं, लेकिन इसमें आपके परिधान और शारीरिक हाव भाव की भी भूमिका होती है। उत्साह का स्तर। ऐसा संभव है कि जो शब्द या वाक्य आप बोल रहे हो उसका कोई खास अर्थ ना हो, परंतु आपका स्वर, बोलने का लहजा और उत्साह कहीं अधिक प्रभावपूर्ण होता है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उच्च स्तर का व्यक्तिगत आकर्षण हो, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए एक शब्द भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती। इस विषय में ईसाई धर्म प्रचारक बिली ग्रैहम का उदाहरण बेहद उल्लेखनीय है। वो महज अपने शारीरिक हाव भाव, भावपूर्ण नजरों और सुरीली आवाज के द्वारा ही आत्मा को परमात्मा के नजदीक ले जाते हैं। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के पास भी ये अद्भुत क्षमता थी। पाखंडियों के पास भी ये कला होती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये कला हिटलर, मुसोलिनी और अन्य बदनाम नेताओं के पास भी थी। यदि आप सचेत रूप से इसके प्रयोग का प्रयत्न करें तो आप भी इस शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। आत्मविश्वास, आध्यात्मिक शक्ति और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अपनी आंखों, हाथ एवं वाणी का इस्तेमाल करना सीखें। दूसरों की मानसिक क्षमता के अनुरूप स्वयं को ढालने के लिए सचेत रूप से प्रयास करें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें, उनका हाथ सुदृढ़ रूप से अपने हाथों में लें तथा सुमधुर स्वर में बात करें, ताकि आपको सुनने वाले का ध्यान आपकी ओर आकृष्ट हो। अपने व्यक्तिगत आकर्षण को जागृत करें और फिर देखें कि यह आपके लिए क्या करिश्मा कर सकता है। प्रगति के लिए आध्यात्मिक नजरिया आवश्यक है। कोई राक्षस ही क्षमा को अस्वीकार कर सकता है। सृष्टिकर्ता ने सभी जीवित और मृत चीजों के लिए क्षमा के माध्यम बनाए हैं। क्या आप क्षमा से इनकार कर सकते हैं? ईश्वर हमें बारंबार क्षमा करने के लिए कहते हैं, अपना दूसरा गाल आगे करने, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कहते हैं। इसके बदले में ईश्वर भी आपको फल देते हैं। सांसारिक जीवन में आपकी सफलता काफी हद तक आपके आध्यात्मिक नजरिए पर निर्भर करती है। आपकी सोच जितनी सकारात्मक होगी, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। प्रतिशोध की भावना मन में रखने से समय और विचार की बर्बादी ही होती है। व्यापार का एक नियम है कि घाटे के सौदे में धन व्यय नहीं करते। इसी तरह बदला लेने के लिए किए गए प्रयास भी व्यर्थ ही हो जाते हैं। हारे हुए मुकदमे के बारे में सोच सोच कर अपना दिल जलाने से बेहतर है कि सकारात्मक सोच रखते हुए नए प्रोजेक्ट और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मुआवजे का नियम। क्षमा महज दूसरों के व्यवहार के प्रति रजामंदी ही नहीं है, ये इससे कहीं अधिक सकारात्मक और सक्रिय चीज है। क्षमा करने की प्रक्रिया में हमारे मन में भी पश्चाताप की वो भावना आती है जो गलती करने वाले के मन में होनी चाहिए। प्रत्येक बार जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तब आप अपनी आत्मा का विस्तार करते हैं और आत्मा के अंतराल को उदारता से भर देते हैं। मुआवजे का सार्वभौमिक नियम यहां लागू होता है। हम अपनी प्रार्थनाओं में केवल उसी अनुपात में दिव्य क्षमा की याचना करते हैं जितनी हम अपने साथी मनुष्यों को देते हैं। क्षमाशीलता एक आध्यात्मिक औषधि है जो 2 तरह से कार्य करती है। ये क्षमा प्रदान करने वाले नाराज व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जख्मों को भी भरती है तथा गलती करने वाले व्यक्ति के मन में पश्चाताप की भावना को जन्म भी देती है।
क्षमाशीलता ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सर्मन ऑन द माउंट में लिखा है, क्षमा करने वालों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और किसी की परीक्षा मत लो, ईश्वर भी तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा। दूसरों के प्रति तुम्हारा जैसा व्यवहार होगा वैसा ही व्यवहार ईश्वर का तुम्हारे प्रति होगा। सर्वश्रेष्ठ स्वर्णिम नियम। ये आदेश हमारे सांसारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन पर भी पूरी तरह से लागू है। व्यापार का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत स्वर्णिम नियम है। अधिकांश शिकायतें गलतफहमी के कारण जन्म लेती हैं। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रायः हम अपने कर्तव्यों की जगह अपने अधिकारों की बात करते हैं। दूसरों को मिलने वाली हर असफलता का हिसाब रखा जा सकता है। एक व्याख्याता होने के नाते मैं इस कहानी की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक छोटे से नगर में एक जन नेता द्वारा एक उपदेशक का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाता है क्योंकि वो उस उपदेशक के प्रायोजक को पसंद नहीं करता था। जब उस उपदेशक ने इसके बारे में सुना तो उसने इसके विरोध स्वरूप कई $1000 खर्च करते हुए रेडियो पर एक निर्धारित समयावधि क्रय की ताकि प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त में उसका व्याख्यान सुन सके। विरोध दर्ज कराने का यह अनूठा तरीका उसके विरोधी को इतना पसंद आया कि उसने प्रसन्नतापूर्वक इस उपदेशक को स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सारे नगर में सकारात्मक एवं रचनात्मक भावना फैल गई। पुरानी दुश्मनी नदारद हो गई। सहयोग और सहायता का विचार जंगल में आग की तरह फैल गया। पूरे नगर का चरित्र ही बदल गया। नए नए कार्य किए जाने लगे। व्यापार में तरक्की हुई एवं समुदाय को अभूतपूर्व समृद्धि प्राप्त हुई। प्रतिस्पर्धा से सभी को सहायता मिलती है। हमारे देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही व्यापार की मुख्य धारा है। ये प्रत्येक व्यक्ति को रोजमर्रा के काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरणा देती है। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि प्रतिस्पर्धा के बिना पुरुष और महिलाएं साधारण स्तर पर ही बने रहते हैं। शायद मैं अपनी बात एक सत्य घटना के द्वारा समझा सकूं। शताब्दी की शुरुआत तक वर्जीनिया का नॉर्टन नामक स्थान एक छोटा और अलसाया हुआ सा एक गांव था। उस गांव के अधिकांश लोग, जिन्हें मुश्किल से व्यापारी कहा जा सकता था, अपनी कमर में सामान बांधकर गांव में अपनी ही तरह के दूसरे लोगों को घूम घूम कर सामान बेचा करते थे। उनके इस तरह घूम घूम कर सामान बेचने से व्यापार कम होता था और समय तथा श्रम की बर्बादी अधिक होती थी। एक दिन उस गांव में ईके कॉफमैन नामक एक व्यक्ति अपनी पीठ पर बोझ लादकर व्यापार करने आया। उसने अपनी पीठ पर क्षमता से अधिक बोझ लाद रखा था। महीनों तक ईके कॉफमैन अपनी पीठ पर सामान लादकर उस पर्वतीय गांव में घूमता रहा। परिणाम स्वरूप वो वहां के प्रत्येक नागरिक से परिचित हो गया। ईके कॉफमैन ने उनकी आंखें खोल दी। स्थानीय व्यापारियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और समय समय पर उसका उपहास करते रहे, जब तक कि उसने गांव में ही सबसे बड़ी दुकान बनवाने का कार्य प्रारंभ नहीं कर दिया। उसके बड़े से शोरूम में विक्रय हेतु गाड़ियां भर भर कर सामान आने लगा। ऐसी ऐसी चीजें जो उस गांव के लोगों ने कभी देखी भी नहीं थी। जिस दिन उस बड़े से शोरूम को व्यापार के लिए खोला गया, उस दिन भारी संख्या में भीड़ उस शोरूम व वहां रखी गई सामग्री को देखने के लिए उमड़ पड़ी। नॉर्टन के लोगों ने ऐसी सामग्री पहले कभी नहीं देखी थी। इके न सिर्फ घूम घूम कर सामान बेच रहा था, साथ ही साथ मित्र भी बना रहा था। शोरूम खुलने के एक सप्ताह पूर्व उसने सभी को नॉर्टन के सबसे बड़े और नवीनतम शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर आमंत्रित किया। शोरूम में रखी गई स्वच्छ, कलात्मक और आकर्षक सामग्री को देखकर स्थानीय व्यापारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। अतः वे व्यस्त हो गए।
उस शोरूम की स्वच्छता को देखकर नॉर्टन के व्यापारी अपनी दुकानों की सफाई में जुट गए। उनमें से कुछ ने अपनी दुकान नए सिरे से निर्मित की तथा विक्रय हेतु नई सामग्रियां लाए। परिणाम स्वरूप नॉर्टन गांव के व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। प्रतिस्पर्धा की भावना ही प्रेरक शक्ति थी। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जाड़े की एक सर्द रात पूरे बाजार में आग लग गई, जिसमें इके के शोरूम सहित अन्य दुकानें भी जलकर खाक हो गईं। यदि ऐसा कुछ समय पहले हुआ होता तो ये एक तरह से पूरे गांव की मौत जैसा होता। लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना इतनी तीव्र हो गई थी कि सभी व्यापारियों ने फिर से अपनी दुकानें निर्मित कर लीं और उनकी बनावट पहले से कहीं अधिक आधुनिक थी। इस गांव का विकास इतनी तेजी से हुआ कि ये जल्द ही नगर के रूप में विकसित हो गया और आज ये एक समृद्ध नगर है। इके कॉफमैन की मृत्यु हो गई और उसे वहीं दफना दिया गया। कुछ समय बाद सभी लोग उसे भूल भी गए। सिर्फ कुछ बुजुर्गों को इके कॉफमैन याद रहा, जिसने एक अलसाए हुए गांव को एक आधुनिक शहर में बदल दिया था, लेकिन उसे भुलाया नहीं जाना चाहिए था। नॉर्टन में इके कॉफमैन की याद में एक स्मारक बनना चाहिए, जिस पर लिखा जाना चाहिए, इके कॉफमैन वो शख्स जिसने हमें स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के महत्व को समझाया। याद रखें, आपके नियोक्ता अथवा ग्राहक आपकी योग्यता और निष्पादन की गुणवत्ता को आपके प्रतिद्वंद्वी के साथ तुलना करके ही समझ पाते हैं। आत्मविश्लेषण सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मददगार होता है। समय समय पर हमें यह जानने के लिए आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता होती है कि कहीं हम स्वयं को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले मूल्यों से विमुख तो नहीं कर रहे। अपने कमजोर पक्ष को समझने के लिए कुछ जांच बिंदु बनाना बेहतर होगा। स्वयं की कल्पना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करें जो सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहता हो। माना वो व्यक्ति जो स्मिथ है और देखें कि आप कैसे काम करते हैं। जो स्मिथ स्वयं के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को एक निश्चित अवधि में प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है। संक्षेप में, उसने सफलता प्राप्त करने की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। क्या आपने ऐसा किया है? प्रत्येक बार जब स्मिथ को अपने कार्य में असफलता हाथ लगती, तब निराश होकर बैठने के बजाय वो ऐसी संभावना की तलाश में लग जाता जिससे उसे सफलता प्राप्त हो। स्मिथ अपने जीवन में उत्साह और आशावाद बनाए रखता है। वो नकारात्मक बात करने से बचता है। अपने कष्टों की चर्चा अन्य लोगों से नहीं करता। वो ये जानता है कि सफलता ही सफलता की जननी है। वो कुछ अतिरिक्त प्रयास करता है। वो अपेक्षा से अधिक बेहतर सेवा देते हुए निरंतर आगे बढ़ता है। इसके अलावा वो ये जानता है कि व्यक्ति की तुलना में समूह द्वारा अधिक सफलता अर्जित की जा सकती है। वो सहभागी गठबंधनों के प्रति सदैव तत्पर रहता है, जिसमें मुक्त विचार विनिमय, प्रतिभा एवं ऊर्जा के कारण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना अवश्यंभावी होता है। स्मिथ सही वेशभूषा धारण करता है। वो अपनी आय का एक निश्चित भाग घर गृहस्थी में खर्च करता है तथा निर्धारित मात्रा में धन की बचत भी करता है। वो संयमित जीवन शैली द्वारा अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। इस सब के परे स्मिथ अपनी मानसिक अवस्था को सकारात्मक बनाए रहता है। असंभव शब्द उसके शब्दकोश में है ही नहीं। प्रथम सिद्धांत पर यकीन करता है। जो स्मिथ सफलता के विज्ञान के पहले सिद्धांत के सत्य पर यकीन करता है। मनुष्य का मन मस्तिष्क जिस भी विचार को ग्रहण और यकीन कर सकता है, वो उसे हासिल कर सकता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि इस लेन देन से जुड़े सभी लोग इससे लाभान्वित हों, कोई विजेता या पराजित ना हो। वो वफादार है। वो किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करता।
क्योंकि ऐसी भाषा किसी के भी प्रति नकारात्मक ही होती है। इसके बजाय जहां आवश्यक हो वो आगे बढ़कर खुले मन से दूसरों की प्रशंसा करता है, लेकिन चापलूसी नहीं। जो स्मिथ के वरिष्ठ और कनिष्ठ सदैव उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो त्वरित निर्णय लेता है और पूरी जिम्मेदारी से काम करता है। वो भी अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ के प्रति ऐसा ही आचरण करता है। सभी उसके भाई हैं। जो स्मिथ एक ऐसा जिंदा दिल इंसान है जो सभी को प्रिय है। वो विनोदी स्वभाव का व्यक्ति है जो दूसरों के प्रति भी संवेदनशील है तथा सभी के साथ विनम्रता से पेश आता है। वो कभी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करता। वो सभी को अपना भाई समझता है। वो अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। वो जानता है कि पुस्तकालय, म्यूजियम और रंगमंच पर बहुत थोड़े से खर्च में ही अच्छी पुस्तकों, नाटकों एवं कला का आनंद लिया जा सकता है। वो इन सुविधाओं का समय समय पर उपयोग करता रहता है। जो स्मिथ भरोसेमंद एवं फुर्तीला व्यक्ति है, वो अपनी बात पर अडिग रहता है। उसकी साख बहुत अच्छी है। वो जानता है कि अत्यधिक ऋणग्रस्तता सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। आप अपनी तुलना जो स्मिथ से कैसे करेंगे? हाथ मिलाना भी सहायक हो सकता है। आपकी आवाज, आपकी आंखें और आपके हाथ लोगों को ये बताते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपके हाथ मिलाने का तरीका नए परिचितों को आपके बारे में जानने के लिए आकर्षित कर सकता है। प्रत्येक सफल व्यापारी हाथ मिलाने के तरीके का महत्व भली भांति जानता है। इसके माध्यम से वो गर्मजोशी, मित्रता भाव, उत्साह एवं आत्मविश्वास व्यक्त करता है। आपको सही तरीके से हाथ मिलाना अवश्य सीखना चाहिए। परंपरा अपने आप में अत्यंत मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक आधार को संजोए हुए है। इसके माध्यम से हम अपनी उदारता एवं सभी को एक समान मानते हुए उनके प्रति अपने आदर भाव और प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। रीति रिवाजों की चरम अवस्था। संप्रेषण के किसी अन्य माध्यम की ही तरह हाथ मिलाने का भी अभ्यास करना चाहिए ताकि इसे प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। कुछ लोगों को हाथ मिलाने की कला प्राकृतिक रूप से आती है, लेकिन इसे अभ्यास द्वारा भी सीखा जा सकता है। वास्तव में जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाना एक चरम अवस्था है। ये सीखें कि किसी से मिलने पर किस तरह मित्रतापूर्ण मुस्कान देनी चाहिए, जिसमें मुंह से एक भी शब्द बोले बिना आपकी आंखें और होंठ ये बता देते हैं कि आप उनसे मिलकर कितने प्रसन्न हैं। हाथ दृढ़तापूर्ण मिलाना चाहिए, लेकिन बहुत जोर से दबाना या झटका नहीं देना चाहिए। किसी भी स्थिति में हाथ मिलाते समय उसे पंप नहीं करना चाहिए, जो मित्रता के इस आचरण को हास्य व्यंग में बदल देता है। थियोडोर रूजवेल्ट का अनुभव। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने व्हाइट हाउस की नव वर्ष पार्टी में एक अनुभव प्राप्त किया। उनसे हाथ मिलाने वाले उत्साही लोगों ने उनका हाथ इतनी तीव्रता से पंप कर दिया कि अगले एक सप्ताह तक वे इस हाथ से कोई काम कर ही नहीं पाए। अगले वर्ष नव वर्ष पार्टी में उन्होंने ऐसी तरकीब अपनाई जिससे उनके हाथों को कम से कम क्षति पहुंचे। हर बार हाथ मिलाते समय वो अपनी 2 उंगलियों को मोड़ लेते ताकि उनकी सिर्फ पहली 2 उंगलियां ही घायल हों। एक बार स्वर्गीय सेंट जे हैमिल्टन लुई ऑफ इलिनॉय ने एक नौजवान वकील का परिचय वुड्रो विल्सन से कराया। वो अपने मुवक्किल की ओर से विल्सन के समक्ष क्षमा याचना प्रस्तुत करना चाहता था। विल्सन की चापलूसी करने के चक्कर में उस उत्साहित नौजवान वकील ने उनका हाथ इतनी जोर से दबा दिया कि विल्सन असहज हो उठे और अपना हाथ खींचते हुए बोले, आपको उससे बेहतर ज्ञान है।
उस वकील को विल्सन की ओर से कोई राहत नहीं मिली। हाथ मिलाने का ट्रेडमार्क। आप हाथ मिलाने को अपना ट्रेडमार्क बना सकते हैं, जैसे कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया। वे सामने वाले व्यक्ति के हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लेते थे। इसी तरह हैरी ट्रूमन ने एक बार में 2 व्यक्तियों से हाथ मिलाने का तरीका अपनाया। श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट ने लिखा है, मैं किसी व्यक्ति से हाथ मिलाकर ही उसके व्यक्तित्व के बारे में काफी हद तक बता सकती हूं। हाथ मिलाना आपको एक बेहद सामान्य सा कार्य नजर आता हो, लेकिन किसी दिन आपका हाथ एक ऐसा व्यक्ति थाम सकता है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भय को त्यागो। सफलता की राह में भय सबसे बड़ी बाधा है। प्रायः लोगों के सभी निर्णयों और कार्यों पर भय हावी हो जाता है। इनकी हर चाह या उत्कंठा पर सुरक्षित बने रहने का भाव भारी पड़ता है। वास्तव में सफल व्यक्ति इस तरह से नहीं सोचता। उसकी तर्कशीलता, सृजनात्मकता और उत्पादकता पर आधारित होती है। जैसा कि राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ सुरक्षा ही चाहता है तो उसे वो उच्च स्तर की सुरक्षा कारागार में मिल सकती है। सफल व्यक्ति वो होता है जो तार्किक रूप से आवश्यकता महसूस होने पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो। भय से प्रभावित होना। हम सभी भय से प्रभावित होते हैं। ये क्या है? भय वो मनोभाव है जो खतरा होने की स्थिति में हमें अपना जीवन बचाने की चेतावनी देता है। इस प्रकार भय एक वरदान की तरह है जो हमें खतरा होने पर सावधान करता है, ताकि हम कोई भी निर्णय लेने का या कदम उठाने के पूर्व एक पल को ठहर कर विचार कर लें। हमें भय को नियंत्रित करना चाहिए, ना कि भय हमें नियंत्रित करे। चेतावनी का संकेत देने के भावनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के बाद हमें इसे अपनी तार्किकता और विवेक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जिसके आधार पर हम अपने कार्यों की रूपरेखा बनाते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट FDR का प्रसिद्ध कथन, भय के अलावा हमें और किसी बात का भय नहीं है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब उन्होंने इसे आर्थिक मंदी के दौर में कहा था। तर्क का रास्ता। आप अपने भय से कैसे उबर सकते हैं? सर्वप्रथम इसकी पराकाष्ठा को देखकर जानबूझकर ये बोलो, मैं डरा हुआ हूं, और तब अपने आप से पूछो, आखिर किससे? इस एक प्रश्न के साथ ही आप अपने समक्ष मौजूद परिस्थिति का विश्लेषण करने लगते हैं। अब आप तर्क के मार्ग पर हैं, जो आपको भय जैसी भावनात्मक बाधा के परे ले जाएगा। दूसरा कदम है समस्या को हर कोण से देखना। इसमें कौन कौन से जोखिम हैं? क्या इससे प्राप्त होने वाला संभावित लाभ ग्रहण करने योग्य है? कार्य करने के और कौन से तरीके हो सकते हैं? कौन सी अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती हैं? क्या आपके पास सभी आवश्यक आंकड़े, सांख्यिकी और तथ्य मौजूद हैं? अन्य लोगों ने ऐसी स्थिति में क्या किया एवं इसके क्या परिणाम रहे? जैसे ही आप अपने अध्ययन को पूर्ण करें, तुरंत कार्रवाई करें। टाल मटोल का रवैया अधिक संदेह और भय को जन्म देगा। पहला कदम महत्वपूर्ण है। एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि रात को अकेले में आवाजों को सुनकर भयभीत होने वाली महिला आसानी से अपने भय पर विजय पा सकती है। उसे सिर्फ इतना करना है कि वो सुनाई दे रही आवाज की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाए। भय से उबरने की दिशा में ये पहला सकारात्मक कार्य होगा। इसी प्रकार सफलता चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने भय पर नियंत्रण पाने के लिए लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाना चाहिए।
और ये याद रखें कि कोई भी व्यक्ति जीवन की डगर पर अकेला नहीं होता। इस बारे में सबसे सांत्वनापूर्ण एवं विश्वसनीय बात हमें बाइबल में मिलती है। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इन शब्दों में व्यक्त आस्था आपको किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आध्यात्मिक शक्ति देगी। खुले मस्तिष्क से विचार करने पर भय का लोप हो जाता है। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा यानी भय से उबरने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्वयं से प्रश्न करें, मुझे किस बात का भय है? प्रायः यही साबित होता है कि हम महज परछाई से ही भयभीत हो जाते हैं। आइए कुछ सामान्य समस्याओं और चिंताओं पर विचार करें तथा देखें कि ये प्रणाली कैसे कार्य करती है। बीमारी मनुष्य के शरीर में स्वयं स्वस्थ होने या अपने आप सुधार होने की प्रणाली निहित है। तो इस बात की चिंता क्यों करें कि कहीं हमारा शरीर कार्य करना छोड़ ना दे? अपनी इच्छा थोपने से बेहतर यह होगा कि हम इसे सक्रिय हालत में बनाए रखें। बुजुर्गावस्था से भयभीत होने के बजाय हमें इसके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हम अपनी जवानी के बदले विवेक प्राप्त करते हैं। याद रखें, किसी भी चीज के छिनने पर हमें उसके समान या उससे बेहतर कोई दूसरी चीज अवश्य प्राप्त होती है। असफलता भी वरदान साबित हो सकती है। असफलता, क्षणिक असफलता अपने आप में एक वरदान हो सकती है जिसमें सफलता के बीज दबे होते हैं। बशर्ते हम असफलता के कारणों को समझते हुए अगले प्रयास में अपने ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल करें। मृत्यु, ये मान लीजिए कि मृत्यु ब्रह्मांड की समूची योजना का एक अभिन्न अंग है। रचयिता ने यह व्यवस्था मनुष्य को अमरत्व के ऊपरी पायदान पर ले जाने के लिए बनाई है। आलोचना, आपको अपना सबसे कटु आलोचक होना चाहिए। फिर आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आलोचना से कैसे भय होगा? और ऐसी आलोचना में कुछ सृजनात्मक सुझाव भी शामिल हो सकते हैं जो आपको बेहतर बनाने में सहायक होंगे। अज्ञानता के कारण भय जन्म लेता है। किसी समय हम बिजली चमकने से भी डरते थे। एक समय था जब हम बिजली चमकने से भी डर जाते थे। फिर फ्रैंकलिन एडिसन और कुछ अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने मस्तिष्क पर काबू करके तथा साहस दिखाते हुए ये सिद्ध किया कि बिजली का चमकना भी एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल मानवता के हित के लिए किया जा सकता है। यदि हम परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में आस्था रखते हुए अपने मन मस्तिष्क को खुला रखें तो आसानी से भय पर जीत हासिल कर सकते हैं। प्रकृति को नजदीक से देखने पर यह ज्ञात होता है कि प्रकृति ने ऐसी सटीक व्यवस्था बना रखी है जिसमें हर प्राणी को उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थ एवं अन्य चीजें उदारता पूर्वक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं। तो क्या यह संभव है कि इस धरती पर अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ प्राणी यानी मनुष्य को प्रकृति द्वारा उपेक्षित किया जाएगा? दर्द भी इस योजना का हिस्सा है। यहां तक कि शारीरिक व्याधियां या बीमारी जिससे कई लोग बिना किसी ठोस वजह के भयभीत रहते हैं, वो भी प्रकृति की योजना का हिस्सा हैं। ये एक ऐसा संकेत है जिसके द्वारा एक निरक्षर और नासमझ व्यक्ति भी ये जान जाता है कि कब वो चोट या बीमारी के कारण खतरे में है। तो फिर किस आधार पर हम ईश्वर से अपने छोटे छोटे दुखों को हरने के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि इन दुखों से हम स्वयं ही पार पा सकते हैं? आखिर किस आधार पर हम इन छोटी समस्याओं के हल न होने की स्थिति में ईश्वर पर से अपनी आस्था डिगा सकते हैं? संभवतः सबसे बड़ा पाप है ईश्वर या इस प्रकृति के रचयिता से आस्था हटा लेना।
जबकि उस परम पिता परमात्मा ने अपनी संतानों को वे वरदान दिए हैं जो इस धरा पर मौजूद कोई पिता शायद ही अपनी संतान को दे सके। आपके मस्तिष्क में नई शक्तियां छिपी हुई हैं। मानव मस्तिष्क में असीमित शक्तियां छिपी हुई हैं। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके हम इन शक्तियों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ एवं मानवता के हित के लिए कर सकते हैं। अब तक के मानव इतिहास में करोड़ों लोगों में से कुछ ही लोगों ने इन शक्तियों को पहचान कर इनका इस्तेमाल अपनी नियति तय करने के लिए किया है। परम पिता परमात्मा के अनंत ज्ञान तक पहुंचने के लिए कल्पना शक्ति ही हमारा रास्ता है। यह आस्था नामक मानसिक अवस्था से सक्रिय होती है। इसी मानसिक अवस्था में वो शक्ति होती है जो आशा और उद्देश्य को शारीरिक वास्तविकता में परिवर्तित कर सकती है। ये अटल सत्य है कि हमारे विचार ही वास्तविक जीवन में साकार होते हैं। आस्था ही कल्पना को इच्छा और उत्साह की उत्प्रेरक क्षमता प्रदान करती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। स्वयं में विश्वास। स्वयं में विश्वास करके व्यक्ति किसी भी मनवांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक समय हेनरी फोर्ड से पूछा गया था कि उन्हें अपनी कंपनी के लिए किस तरह के लोगों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनके शब्दकोश में असंभव शब्द ना हो, उन्होंने उत्तर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि फोर्ड के व्यापार की असाधारण सफलता इन दो व्यक्तिगत कारणों से संभव हुई। पहला, उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य तय किया, और दूसरा, इस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई सीमा निर्धारित नहीं की। कल्पना शक्ति ही आत्मा की वर्कशॉप है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की नियति को आकार दे सकता है। सच्चाई ये है कि हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार पनपते हैं, हम उन्हें साकार कर सकते हैं। क्लैरेंस सॉन्डर्स, जो एक जनरल स्टोर में क्लर्क के रूप में काम करते थे, उन्होंने ही सेल्फ सर्विस प्रकार के जनरल स्टोर की परिकल्पना की थी। वे आश्वस्त थे कि इस विचार से अवश्य ही व्यापार में लाभ होगा, और उन्होंने यह विचार अपने मालिक को बताया। मालिक की कल्पना शक्ति सॉन्डर्स जैसी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सॉन्डर्स को यह कहते हुए नौकरी से निकाल दिया कि वो अपने बेवकूफी भरे विचारों से समय बर्बाद कर रहा है। 4 साल बाद सॉन्डर्स ने अपना सुप्रसिद्ध पिगली विगली स्टोर खोला, जिससे उन्होंने $40 लाख से अधिक की कमाई की। एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने मुझे सफलता का विज्ञान विकसित करने के लिए सबसे पहले प्रोत्साहित किया था, प्रायः कहा करते थे कि आप ऐसा हर काम कर सकते हैं जिसमें आपको ये यकीन हो कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति भी आवश्यक है। कभी कभी ये एकदम जिद के समान होती है। आपकी कल्पना शक्ति। क्लैरेंस सॉन्डर्स ने कैफेटेरिया स्टाइल के स्टोर को स्थापित करने का विचार त्याग ही दिया होता यदि उनकी इच्छा शक्ति ने विवश न किया होता, भले ही ऐसा करने में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ क्यों न धोना पड़ा हो। यदि आप अवसर देते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति आपके सफल होने में सहायक होगी, लेकिन कल्पना शक्ति की भूमिका संपन्न हो जाने के बाद आप विश्वास और इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने स्वप्न को साकार कर सकते हैं। भयभीत होकर किसी कार्य को बीच में ही छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। अपने आप से पूछें, मुझे किस बात का डर है, और संभवतः उत्तर यही होगा, किसी बात का नहीं। दूसरों की सहायता करने में सुख की तलाश करें। दुनिया भर में सबसे अमीर लोग वे हैं जो सदा खुश रहते हैं। वे जीवन मूल्यों में समृद्ध होते हैं। वे इसलिए भी समृद्ध हैं क्योंकि उनके पास आत्मसंतुष्टि, बेहतर स्वास्थ्य, चित्त की शांति और आत्मिक आनंद होता है। ऐसे ही एक समृद्ध व्यक्ति का बयान निम्नवत है: प्रसन्नता खोजने में दूसरों की सहायता करके मुझे स्वयं भी खुशी हासिल होती है। संयमित जीवन शैली के कारण मेरा स्वास्थ्य बेहतर है
तथा मैं उतना ही खाता हूं जितना मेरे शरीर की आवश्यकता है। मैं भय और चिंता के सभी कारणों और प्रभावों से मुक्त हूं। मैं किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करता, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखता, बल्कि सभी व्यक्तियों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखता हूं। मैं प्रेम में ही मगन रहता हूं, जिसके कारण मैं कभी थकता नहीं हूं। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं। मैं धनवान बनने के लिए नहीं, बल्कि अधिक विवेकशील बनने के लिए प्रार्थना करता हूं, ताकि मैं अपने अंदर पहले से ही मौजूद सद्गुणों को पहचान और अपना सकूं। मैं किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता, बल्कि सिर्फ सम्मान देने के लिए ही नाम लेता हूं। आशीर्वाद को साझा करना। मैं किसी का एहसान नहीं लेता, बल्कि जिन्हें आशीर्वाद की आवश्यकता है उन्हें मैं आशीर्वाद देना भूलता नहीं। मैं हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता हूं, जो मेरे द्वारा किए जाने वाले हर कार्य में मुझे सटीक निर्देश देती है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि मैं जिसके भी संपर्क में आता हूं उसकी मदद करने का प्रयास करता हूं। मेरे पास आवश्यकता से अधिक सांसारिक चीजें हैं, क्योंकि मैं लोभ और लालच से मुक्त हूं। मेरी दौलत उन लोगों के पास से आती है जिन्हें मैंने अपने आशीर्वाद से लाभान्वित किया है। सदा प्रसन्न रहने की जो संपदा मेरे पास है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये संपदा आभासी रूप से मेरे मस्तिष्क में ही रहती है, जिस पर टैक्स लगाने हेतु कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। सिर्फ मेरी जीवन शैली अपनाने वाले ही इस संपदा का आकलन कर सकते हैं। इस संपदा को मैंने जीवन भर प्रकृति के नियमों का अनुकरण करते हुए अर्जित किया है। इसके लिए मैंने अपनी आदतों को प्रकृति के नियमों के अनुकूल बना लिया है। सदा खुश रहने वाले व्यक्ति की सफलता का कोई कॉपीराइट नहीं होता। यदि आप इस जीवन शैली को अपनाकर इसके अनुरूप जीवन यापन करते हैं, तो आप अपनी शर्तों पर पूरा जीवन जी सकते हैं। इससे आपके कई नए मित्र बन सकते हैं तथा आपके दुश्मन निहत्थे हो सकते हैं। ये आपकी शोहरत बढ़ाने में भी सहायक हो सकती है और आप जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ये समृद्धि ला सकती है। ये आपके व्यवसाय एवं व्यापार में समृद्धि ला सकती है और आपके घर को प्रत्येक परिवार के सदस्यों के लिए खुशियों का स्वर्ग बना सकती है। ये आपके जीवन काल को बढ़ा सकती है तथा आपको भय और चिंता से मुक्त कर सकती है। ये आपको सफलता के शीर्ष पर पहुंचा सकती है तथा शीर्ष पर बनाए रख सकती है। लेकिन इन सबके परे सदा खुश रहने वाला व्यक्ति अपने विवेक से सभी व्यक्तिगत समस्याओं को उनके पैदा होने के पूर्व ही सुलझा सकता है तथा शांत और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकता है। खामोशी प्रायः वाचालता को परास्त करती है। हर कोई ये मानता है कि बेधड़क बोलने की शैली किसी व्यक्ति की सफलता में सहायक हो सकती है। बिल ग्राहम, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल जैसे व्यक्तियों में अपनी भाषण कला से हजारों लोगों को प्रभावित करने की क्षमता थी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मौन या खामोशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसका रहस्य एक अच्छा श्रोता बनने में है। ये बात सेल्समैन के पेशे पर सबसे ज्यादा लागू होती है। इस देश के नामी जीवन बीमा अभिकर्ताओं में से अधिकांश अपने ग्राहक के समक्ष अपनी बात रखने के पूर्व अपने भावी ग्राहक से ये प्रश्न अवश्य पूछते हैं। पहला, यदि आज आपका निधन हो जाए तो क्या आपने परिवार के उचित जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन संचित कर लिया है? दूसरा, क्या आपकी संपत्ति इस प्रकार की है कि कोई बेईमान व्यक्ति उसका दोहन न कर सके? तीसरा, आपने कितनी राशि का बीमा कराया हुआ है? चौथा, आपकी कितनी संतानें हैं और उनकी आयु क्या है? कोई भी विशेषज्ञ सेल्समैन ये जानता है कि
इन 4 प्रश्नों के उत्तरों को चतुराई पूर्वक समायोजित करके उसे कब अपनी बात शुरू करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जानता है कि उसे अपने उत्पाद की बिक्री के लिए क्या कहना है। सभी दक्ष सेल्समैन इन प्रश्नों और उनके उत्तरों का प्रयोग करना जानते हैं। ग्राहक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उनके पास सदैव उत्तर तैयार रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रायः संभावित ग्राहक निरुत्तर हो जाता है और उसे उत्पाद खरीदना ही पड़ता है। कभी कभी वो उत्पाद खरीदने के लिए स्वयं से भी बात करता है। एक बेहद सफल सेल्स गर्ल ने फोन पर ही संभावित ग्राहकों को रियल एस्टेट, स्टॉक एवं बॉन्ड, बीमा एवं अन्य कई तरह की सामग्री और सेवाएं विक्रय कर एक बड़े संगठन का निर्माण किया है। वो अपनी बातचीत कुछ ऐसे प्रश्नों से करती है जिनके उत्तर आसानी से दिए जा सकते हो। सामान्यतः वो ये चाहती है कि संभावित ग्राहक इन प्रश्नों के उत्तर दें। उदाहरण के लिए, यदि उसे शेयर और बॉन्ड बेचने हैं तो वो अपनी बात इस तरह शुरू करती है। श्रीमान व्यापारी महोदय, क्या आप ऐसा तरीका जानते हैं जिससे बिना अधिक परिश्रम के धन कमाया जा सकता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों का उत्तर हाँ ही होगा, इसलिए उसका अगला प्रश्न होता है, आप बिना मेहनत किए कितना धन कमाना चाहते हैं? उत्तर मिलने के बाद उस ग्राहक से यह कहा जाता है कि एक सेल्समैन आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर धन कमाने का तरीका बताएगा। यहां तक कि इस चतुर महिला ने कुछ महिला ग्राहकों को निश्चित उत्पाद बेचने के लिए ऐसे सेल्समैनों की भर्ती की है जो वास्तविक जीवन में उनके पति हैं। वो सेल्समैनों की पत्नियों को फोन करके पूछती है, श्रीमती गृहिणी, क्या आप ये जानने की इच्छुक हैं कि आपके पति किस तरह अपनी आय बढ़ा सकते हैं ताकि आपके पास रहने के लिए एक बेहतर घर, नई कार, मुलायम कोट और घूमने के लिए ढेर सारा पैसा हो? वो गृहिणी अत्यंत उत्साहित हो जाती है। अब प्रबंधन के लिए उसके पति का साक्षात्कार लेना और उससे मुलाकात की तिथि तय करना बेहद आसान हो जाता है। हमारे इतिहास के महानतम चिंतकों में से एक सुकरात अपने विचारों के प्रसार के लिए प्रश्नोत्तरी शैली ही अपनाते थे। ऐसा ही प्लेटो एवं अन्य दार्शनिकों ने किया। अपने सामने विराजमान व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक बोलने का अवसर प्रदान कीजिए और जब आपकी बारी आएगी तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। विफलता से कैसे छुटकारा पाएं? ये अक्सर कहा जाता है कि अमीर और अमीर हो जाते हैं तथा गरीब और गरीब हो जाते हैं। मेरा स्वयं का अध्ययन भी यही बताता है कि एक और जिन जीवन सिद्धांतों के कारण कुछ लोग बेहद सफल बनते हैं, वहीं कुछ लोग नितांत असफल होते हैं। बाइबल में इसे इस तरह कहा गया है, जिसके पास जो पहले से अधिक मात्रा में है वो उसे और दिया जाएगा ताकि उसके पास बहुतायत में हो जाए, लेकिन जिसके पास बहुत कम मात्रा में है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। मैथ्यू। ये भी एक तथ्य है कि धन और वस्तु का संग्रहण नहीं, उपभोग करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है, हमें या तो उसका उपभोग करना चाहिए या खो देना चाहिए। सनातन परिवर्तन। ये भी एक विचित्र सत्य है कि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही चीज स्थायी है और वो है सनातन परिवर्तन। कोई भी चीज एक सेकंड भी एक समान नहीं रहती। यहां तक कि हमारा शरीर भी आश्चर्यजनक तीव्रता के साथ बदलता रहता है। आप इन कथनों को अपने अनुभवों के अनुसार जांच सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सफलता के लिए संघर्षरत हो और थोड़ी ही दूर पर मंजिल हो तो शायद ही उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उसे मंजिल तक ले जाए। लेकिन जैसे ही वो सफल होने की पात्रता अर्जित कर लेता है और उसे किसी की सहायता की आवश्यकता न हो तो लोग कतार में खड़े होकर उसे सहायता देना चाहते हैं। जिसे मैं आकर्षण का सिद्धांत कहता हूं, उसके अनुसार सभी परिस्थितियों में प्रत्येक वस्तु समान वस्तु की ओर ही आकर्षित होती है। सफलता ही बड़ी असफलता को आमंत्रण देती है। जीवन भर
हम सभी एक धारा के साथ बहते चलते हैं, जो हमें या तो सफलता के सोपान पर ले जाती है या असफलता के गर्त में। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सफलता की उजली किरण पर सवार हों, असफलता की स्याह किरण पर नहीं। आप ये कैसे कर सकते हैं? बेहद सरल है। इसका उत्तर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है, जिसकी सहायता से आप अपने भाग्य की दिशा तय कर सकते हैं। सोचने की शक्ति। आपके मस्तिष्क को सोचने, समझने, आकांक्षा व आशा करने एवं आपके जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाने की शक्ति प्रदान की गई है। यही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमें संपूर्ण प्रभुसत्ता एवं नियंत्रण हासिल है। लेकिन याद रहे, हमें इस विशेषाधिकार का आलिंगन करना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। वास्तव में हमारे पास जो भी संपदा है, चाहे वो सांसारिक हो, मानसिक या आध्यात्मिक, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा हम उसे खो बैठेंगे। सर्वप्रथम आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। फिर स्वयं से कहिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा अभी कर सकता हूं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने चरणों का एक चार्ट बना लें। एक बार में एक चरण ही पूरा करें और जैसे जैसे आप क्रमशः चरण पूर्ण करते जाएंगे, अगला कदम और आसान होता जाएगा तथा अधिक संख्या में लोग आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग देने के लिए आकर्षित होंगे। याद रहे, आप एक जगह पर ही नहीं ठहर सकते। आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, अथवा आप असफलता की ओर गिर सकते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ये चुनाव केवल आपको करना है। दूसरों की मदद से आपकी सहायता होगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने का सटीक तरीका यह है कि आप अन्य लोगों को उनकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति कम भाग्यशाली लोगों की आर्थिक रूप से सहायता तो कर ही सकता है, लेकिन वास्तव में समृद्ध व्यक्ति वही है जो दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए अपना समय तथा ऊर्जा व्यय करे। ऐसा करके वो स्वयं को कई गुना लाभान्वित कर लेता है। फिलाडेल्फिया के सफल व्यापारी जॉन वनामेकर ने कहा था, सबसे लाभदायक आदत है अप्रत्याशित और उपयोगी सेवा प्रदान करना। लेडीज होम जर्नल के महान संपादक एडवर्ड बॉक ने कहा है कि मैंने निर्धनता से अमीरी तक का सफर तय किया है और ऐसा करते समय मैंने स्वयं को दूसरों के लिए उपयोगी बनाया, इस बात की परवाह किए बिना कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। सहायता में प्रयास करना पड़ता है। किसी व्यक्ति की सहायता करने में हमें सचेत रूप से प्रयास करने पड़ते हैं, जिसमें समय और ऊर्जा दोनों लगते हैं। आप आसानी से कह सकते हैं कि ठीक है, मैं हर उस व्यक्ति की सहायता के लिए तैयार हूं जिसे मेरी आवश्यकता है। आपको अपने साथियों की सहायता करने के लिए रचनात्मक कार्य करने चाहिए। संभवतः कुछ जमीनी उदाहरणों से आपको उन तरीकों के बारे में विचार करने में सहायता प्राप्त होगी जिनसे आप दूसरों की सहायता करके मित्रता अर्जित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वी शहर में एक व्यापारी था जिसने एक बेहद सरल तरीके से व्यापार खड़ा किया था। प्रत्येक घंटे उसका एक क्लर्क स्टोर के निकट पार्किंग की जांच करता रहता था। धन से मित्रता होती है। जहां भी उस क्लर्क को स्टोर के लिए पार्किंग में एक्सपायर्ड संकेत वाली कार नजर आती, वो पार्किंग स्लॉट में सिक्का डालकर उसे रिचार्ज कर देता था तथा कार में एक नोट लगाकर छोड़ देता था कि स्टोर के मालिक को पार्किंग में खड़ी कार का भाड़ा चुकाने में प्रसन्नता हुई है, ताकि आपको यातायात टिकट की असुविधा से न जूझना पड़े। बाद में कई वाहन स्वामी व्यापारी को धन्यवाद देने के लिए स्टोर में आते थे तथा वहां से कोई ना कोई सामग्री खरीद लेते थे। बॉस्टन के एक बड़े मेंस स्टोर का मालिक उस स्टोर से बिकने वाले हर सूट की जेब में एक भली भांति प्रिंटेड कार्ड रख देता था,
जिसमें यह लिखा होता था कि यदि उसे सूट पसंद आया है तो वो 6 माह बाद स्टोर में पधार कर इस कार्ड के बदले एक टाई ले जा सकता है। स्वाभाविक ही है कि ग्राहक उस स्टोर में दोबारा आएगा, जिससे अगले क्रय की संभावना बढ़ जाती है। न्यूयॉर्क की बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी की सबसे ज्यादा वेतन प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारी ने अपनी नौकरी की शुरुआत 3 माह तक अवैतनिक रूप से कार्य करके की थी, ताकि वो अपनी योग्यता से अवगत करा सके। बटलर स्टार्क ने ओहायो राज्य सुधार गृह में एक बंदी के रूप में इतना अच्छा आचरण किया कि उसे धोखाधड़ी के आरोप में हुई 20 साल की कैद से रिहा कर दिया गया। स्टार्क ने एक पत्राचार स्कूल संचालित किया, जिसमें 1000 से अधिक बंदियों को मुफ्त में कई तरह के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया गया। उसने अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार स्कूल को पाठ्यपुस्तक दान में देने के लिए प्रेरित किया। उसकी योजना इतनी लोकप्रिय हुई कि पुरस्कार स्वरूप स्टार्क को रिहा कर दिया गया। कार्य में अपना दिमाग लगाएं, अपनी योग्यता और ऊर्जा का आकलन करें। आपकी सहायता की किसे आवश्यकता है, आप कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं। इसमें पैसा नहीं लगता, इसमें केवल पटुता और ईमानदार सेवा की अटूट भावना की ही आवश्यकता होती है। दूसरों की समस्या सुलझाने में सहायता करके आप अपनी भी समस्याओं को हल कर लेंगे। अदृश्य खतरों के कारण मिलने वाली असफलता से बचें। जीवन में सफलता चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को असफलता के कारणों को भी पहचानना चाहिए, अन्यथा वो असफलता को कैसे टाल पाएगा। मानव संबंधों पर किए गए अपने अनुसंधान में मैंने असफलता के कम से कम 30 प्रमुख कारणों को चिन्हित किया है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है अन्य लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से काम न कर पाने की क्षमता। एक बड़े व्यवसायी ने अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक के बारे में मुझसे कहा था कि वे अपने कर्मचारियों को ऊंचे पदों पर प्रोन्नत करने के लिए 5 बिंदु वाले आकलन मानक का प्रयोग करते थे। पहला, ऐसा कार्मिक जो अन्य लोगों के साथ काम कर सके। दूसरा, उनके प्रति वफादारी की भावना रखना जो इसके लिए सुपात्र है। तीसरा, सभी परिस्थितियों में भरोसेमंद बने रहना। चौथा, सभी हालात में धैर्य। पांचवा, दिए गए कार्य को अच्छी तरह से करने की योग्यता। योग्यता सबसे अंत में आती है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि रोजगार के लिए योग्यता सबसे अंत में आती है। जिस मनुष्य में अन्य 4 योग्यताएं ना हो, चाहे वो अपने कार्य में कितना भी योग्य क्यों ना हो, वो उतना ही अधिक आपत्तिजनक होगा। एंड्रयू कार्नेगी द्वारा चार्ल्स एम शॉब को दैनिक वेतन भोगी से प्रोन्नत कर $75,000 प्रति वर्ष वेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी बना दिया गया था। इसके अलावा कार्नेगी द्वारा शॉब को बोनस भी दिया जाता था, जो कभी कभी $10 लाख प्रति वर्ष तक पहुंच जाता था। कार्नेगी कहते थे कि शॉब का वेतन उनके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले हुआ करता था, लेकिन बोनस उनके द्वारा अन्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता था। आपके द्वारा अन्य लोगों को प्रोत्साहित करना जीवन रूपी बैंक से एक रिक्त चेक के समान है, जिसे आप आवश्यकता अनुसार कभी भी कैश करा सकते हैं। यदि आपके अंदर इस प्रतिभा की कमी है, तो आपको इसे अर्जित करने के लिए तुरंत प्रयास करना चाहिए। अपने रास्ते पर चलो। पर कैसे? इन नियमों को अपनाकर एवं पालन करके। पहला, दिन में कम से कम एक बार अपने रास्ते पर चलें तथा मधुर शब्द बोलें, अथवा कुछ ऐसी उपयोगी सेवाएं प्रदान करें जहां ये अपेक्षित ना हो। दूसरा, आप दूसरों से बातचीत करते समय अपने स्वर में ऐसी मधुरता लाएं जिससे गर्मजोशी और मित्रता अभिव्यक्त हो। तीसरा, ऐसी बात बोलें जिसमें दूसरों की रुचि हो। उनके साथ बात करें, ना कि उनके लिए बात करें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसे दुनिया का सबसे रोचक व्यक्ति माने, कम से कम उस क्षण के लिए जब आप उससे बात कर रहे हों। चौथा, बोलते समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तथा स्वर नर्म होना चाहिए। पांचवा,
किसी भी दशा में गालियों और अश्लीलता का प्रयोग ना करें। छठा, अपनी राजनीतिक और धार्मिक मान्यताएं अपने तक ही सीमित रखें। मांगने से सावधान रहना। सातवां, किसी भी व्यक्ति से ऐसी मदद ना मांगे जो आपने स्वयं भी पहले कभी ना की हो। आठवां, अच्छे श्रोता बने। अन्य लोगों को उनकी रुचि के विषय पर स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए प्रेरित करें। नौवां, दूसरों की उपेक्षा करती हुई बात ना बोलें, भद्दा ना बोलें। याद रखें, जरा सा आशावाद अपरिमित निराशावाद से कहीं बेहतर होता है। 10वां, प्रत्येक दिन का समापन इस प्रार्थना के साथ करें, मैं आपसे आशीर्वाद नहीं बल्कि विवेक मांगता हूं, ताकि मैं पहले से मिले आशीर्वाद का सदुपयोग कर सकूं, और कृपया मुझे पहले से अधिक समझ प्रदान करें, ताकि मैं अपने साथियों के दिलों में अधिक जगह बना सकूं, तथा जितनी सेवा आज मैंने की है कल उससे अधिक सेवा कर सकूं। आस्था हमें शक्तिवान बनाती है। आपके पास इस ब्रह्मांड की जो सबसे ज्यादा ताकतवर शक्ति है वो है आस्था की शक्ति। वास्तव में यही एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग आप अपनी पसंद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस संसार के सबसे सफलतम लोग वे हैं जिन्होंने इस शक्ति को पहचाना और इस्तेमाल किया है। वे परमपिता परमात्मा की अनंत बुद्धिमत्ता की शक्ति में यकीन रखते हैं। वे इस शक्ति को प्राप्त करने एवं अपनी पसंद के अनुरूप प्रयोग करने में यकीन रखते हैं। वे जानते हैं कि इसके द्वारा हर कार्य संभव है। उनके शब्दकोश में असंभव शब्द होता ही नहीं। लेकिन आस्था की शक्ति विद्युत धारा की तरह ऑन ऑफ नहीं होती। इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के द्वारा पोषित और मजबूत किया जाना चाहिए। बाद के कॉलम में आपको रोजमर्रा के उन उपायों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा जिसे आप स्वयं अपनाकर अपनी आस्था की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। सफलता के लिए स्वयं से बात करें। आइए एक पल के लिए विचार करें कि कोई व्यक्ति किस तरह इस शक्ति के द्वारा अपार सफलता अर्जित करता है। एडविन सी बार्न्स ने अपने जीवन में एक बेहद असंभव सा लगने वाला लक्ष्य तय किया था। उन्होंने तय किया था कि वे महान थॉमस एल्वा एडिसन के व्यापारिक सहयोगी बनेंगे, और उन्होंने जीरो से शुरुआत की। उनके पास अपने विश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उन्होंने वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं से बात की। प्रतिदिन दर्पण में अपना चेहरा देखते समय वो स्वयं को एक भाषण देते थे। ये भाषण तेज स्वर में होता था, ये सुनिश्चित था, और बार्न्स अपनी पूरी क्षमता और उत्साह के अनुसार भाषण दिया करते थे। बार्न्स कहा करते होंगे, मिस्टर एडिसन, आप मुझे अपने व्यापारिक सहयोगी के रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं, और मैं आपके लिए इतना उपयोगी साबित होने वाला हूं कि उसके बदले में पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होने वाली राशि से ही मैं अमीर हो जाऊंगा। वे अपने मस्तिष्क को संतृप्त कर लेते थे। इस तरह बार्न्स वास्तविक रूप में इस विश्वास से अपने मस्तिष्क को संतुष्ट कर लेते थे कि वे एक ना एक दिन एडिसन के सहयोगी अवश्य बनेंगे। परिणाम स्वरूप जब उन्होंने महान आविष्कारक एडिसन के समक्ष अपनी बात रखी, तब उनका आत्मविश्वास इतना उच्च था कि एडिसन ने उनकी भावना को दृष्टिगत करते हुए उन्हें अपने व्यापारिक सहयोगी के रूप में तो नहीं, पर अपनी मशीन के सेल्समैन के रूप में चयनित कर लिया। बार्न्स निराशा में डूब सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने इस अवसर को हथिया लिया। उन्होंने अपने उत्साह एवं यकीन को अपने कार्य की ओर मोड़ दिया। परिणाम स्वरूप वो इतने सफल सेल्समैन साबित हुए कि एडिसन को उन्हें अपनी मशीन को राष्ट्रीय स्तर पर वितरित करने के लिए व्यापारिक सहयोगी के रूप में चुनने के लिए विवश होना ही पड़ा। इसका रहस्य बहुत आसान था। मेड बाय एडिसन, सोल्ड बाय बार्न्स, यानी एडिसन द्वारा निर्मित, बार्न्स द्वारा विकृत नारा बहुत पुराना नहीं है।
सभी लोग इससे परिचित हैं। इस साझेदारी ने बार्न्स को अरबपति बना दिया। उसकी सफलता का रहस्य बहुत सरल था। सुनिश्चित उद्देश्य, दृढ़ विश्वास एवं उत्साहपूर्वक कार्य करना। अगले लेख में आपको यह बताया जाएगा कि आप किस तरह अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये गुण विकसित कर सकते हैं। आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिनके मन में उसे प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास होता है। वो इस एक तथ्य से पूर्णतः सहमत होते हैं कि मेरा मन मस्तिष्क जिस विचार को ग्रहण और जिस पर यकीन कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। वे स्वयं में विश्वास पैदा करने के लिए सचेत होकर प्रयत्न करते हैं। वे तय किए गए लक्ष्य की प्राप्ति पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं और वो लक्ष्य था महान आविष्कारक थॉमस ए एडिसन का व्यापारिक भागीदार बनना। बार्न्स ने विश्वास करने की यह जबरदस्त शक्ति अपने वचन को प्रतिदिन दोहराकर विकसित की थी, जिसे बाद में एक सुप्रसिद्ध पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। वही बात अब दुनिया भर में पुरुष और महिलाओं को मस्तिष्क की शांति एवं सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने में सहायता कर रही है। पहले जिसे प्राप्त करना वे असंभव समझते थे। महानतम इच्छाएं। अपनी महानतम इच्छा की पूर्ति के लिए ये वचन प्रतिदिन कम से कम एक बार अवश्य दोहराएं। ये वचन है, पहला, मैं अपने मन मस्तिष्क को समृद्धि और सफलता के प्रति केंद्रित रखूंगा। ऐसा मैं यथासंभव अपने लिए तय किए गए लक्ष्य पर विचार केंद्रित करते हुए करूंगा। दूसरा, अपनी अगाध श्रद्धा के माध्यम से मैं परमपिता परमात्मा की अनंत बुद्धिमत्ता से शक्ति प्राप्त कर अपने मस्तिष्क को स्वनिर्मित सीमाओं से मुक्त करूंगा। तीसरा, मैं अपने मन मस्तिष्क को लालच और लोभ से मुक्त रखूंगा तथा उन लोगों को आशीर्वाद दूंगा जो इसके लिए सुपात्र हैं। चौथा, मैं आलस्य से भरी आत्मसंतृप्ति के स्थान पर सकारात्मक अनियंत्रण को स्थान दूंगा ताकि मैं शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से निरंतर सीखता रहूं। पांचवा, मैं समस्त विषयों एवं लोगों के प्रति अपने मस्तिष्क को सदैव खुला रखूंगा ताकि असहिष्णुता के स्तर से ऊपर उठ सकूं। आत्मदया से बचे। छठा, मैं हमेशा लोगों की अच्छाइयों पर ही ध्यान दूंगा तथा उनकी गलतियों से सबक लूंगा। सातवां, मैं आत्मदया से बचूंगा। हर स्थिति में मैं अधिक से अधिक प्रयास जारी रखूंगा। आठवां, मैं सांसारिक चीजों के प्रति अपनी आवश्यकता और इच्छा के मध्य अंतर तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार की पहचान तथा सम्मान करूंगा। नौवां, मैं थोड़ा अधिक प्रयास करने की आदत विकसित करूंगा। मैं अपेक्षा से अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास करूंगा। 10वां, मैं विपरीत परिस्थिति एवं असफलता से सबक लेते हुए उसे अवसर में परिवर्तित करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि असफलता में ही सफलता के बीज छिपे होते हैं। 11वां, मैं प्रत्येक व्यक्ति से उस तरह व्यवहार करूंगा कि मुझे उसका सामना करने में कोई संकोच ना हो और ना ही मैं अपनी नजरों में गिरूं। 12वां, अंततः मेरी प्रतिदिन की प्रार्थना जीवन को सौहार्दपूर्ण तरीके से जीने के लिए विवेक प्राप्त करने पर केंद्रित होगी। इन वचनों को प्रतिदिन दोहराने से ये आपके चरित्र और अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा हो जाएंगे। इसके माध्यम से आप उन बातों का विकास कर पाएंगे जो आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करने में सहायक होंगी। यही हमारी चर्चा का अगला विषय है। व्यक्तित्व पर काफी कुछ निर्भर करता है। यदि आप अन्य लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना सीख लेते हैं तो आपको प्रत्येक मनवांछित सांसारिक एवं आध्यात्मिक कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आकर्षक एवं मधुर व्यक्तित्व ऐसी एकमात्र परिसंपत्ति है जिसे आप अर्जित कर सकते हैं।
ये वो चाबी है जो आपके लिए मित्रता के द्वार खोल देगी। ये शत्रुओं को निहत्था करके उन्हें आपके पक्ष में ले आएगी। कई लोग ये मानते हैं कि आपने आकर्षक व्यक्तित्व के साथ जन्म लिया होगा। वो ये कहते हैं कि या तो आपका व्यक्तित्व आकर्षक है अथवा नहीं है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। सचेत रूप से प्रयास करने से सदाचार, अच्छे तौर तरीकों, दूसरों के लिए फिक्रमंद रहना इत्यादि गुणों को विकसित करके आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बना जा सकता है, जिससे अन्य लोग आध्यात्मिक रूप से आकर्षित होते हैं। हम इन गुणों के बारे में आगामी अध्यायों में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपके लिए अपने वर्तमान व्यक्तित्व का आकलन करना बेहतर होगा। ये देखना कि क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिससे कोई भी प्रतिदिन मिलना चाहेगा। मानदंड निर्धारण। संभवतः इसे ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम व्यक्तित्व से जुड़े पहलुओं के आधार पर ऐसे मानदंड निर्धारित करें जिसके आपत्तिजनक होने के बारे में हम सभी एक मत हों। मैंने ऐसे 17 मानदंड सूचीबद्ध किए हैं। बेहतर होगा आप स्वयं ही इन मानदंडों की पड़ताल एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से करें जो आपको अच्छी तरह से जानता पहचानता हो। पहला, क्या आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके साथ होने वाला वार्तालाप द्विपक्षीय होता है? ये कि जिस व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं, क्या आप उसे बातचीत के दौरान बोलने का अवसर देते हैं अथवा समूचे वार्तालाप पर एक तरफा कब्जा करके इसे एकालाप में बदल देते हैं? दूसरा, क्या बातचीत के दौरान आप स्वयं पर एवं अपनी रुचियों पर ज्यादा जोर देते हैं? तीसरा, क्या आप अपनी वाणी या कर्म से स्वयं को एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं? चौथा, क्या आपका लहजा व्यंग्यात्मक और दूसरों की उपेक्षा करने वाला होता है? पांचवा, क्या आप अनियंत्रित कल्पना का खुलासा करने में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करते हैं? केवल कर्म ही महत्वपूर्ण है। छठा, क्या आप व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं? क्या आप वास्तविक या व्यंजित आत्मप्रशंसा के दोषी हैं तथा ये भूल गए हैं कि बातें नहीं, सिर्फ कर्म ही आत्मोन्नति का सच्चा माध्यम है? सातवां, क्या आप दूसरों के प्रति एवं उनकी व्यक्तिगत अभिरुचि के प्रति उदासीन रहते हैं? हमेशा याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जिससे उस पल विशेष में आप बात कर रहे होते हैं। आठवां, क्या आप दूसरों के गुणों और क्षमताओं को कम करने का प्रयास करते हैं? नौवां, क्या आप चापलूसी करते हैं? 10वां, क्या आप महफिल में अपना रौब झाड़ने के लिए अन्य लोगों से ज्यादा बात करते हैं? 11वां, क्या आप किसी को खुश करने के लिए चापलूसी का सहारा लेते हैं? तुच्छ गप्पे। 12वां, क्या आप तुच्छ गप्पों में मशगूल होते हैं? 13वां, क्या आपके वस्त्र, उठने बैठने का तरीका और बोलने की शैली भद्दी है? क्या आप बहस के दौरान किसी को नीचा दिखाने के लिए कोसते हैं या अश्लील भाषा या गाली गलौज का उपयोग करते हैं? 14वां, क्या आप अनावश्यक रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, विशेषकर जब किसी और व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र बनने की बारी हो? 15वां, क्या आप विवादास्पद एवं खतरनाक विषयों जैसे जाति, धर्म, राजनीति इत्यादि पर अनावश्यक रूप से बहस करते हैं? 16वां, क्या आप सिर्फ बहस के लिए बहस करते हैं? 17वां, क्या आप दूसरों को अपनी बीमारी, दुर्भाग्य एवं व्यक्तिगत अभिरुचियों के बारे में बताकर उबा देते हैं? उपर्युक्त बातों को खुले मन से स्वीकार करने एवं उन्हें सही करने की इच्छा मात्र से आप आकर्षक व्यक्तित्व हासिल करने की दिशा में लंबा कदम उठा लेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप आगामी अध्यायों के लिए तैयार होंगे, जो आपको उन सकारात्मक तरीकों के बारे में जानकारी देंगे जिनकी सहायता से आप ऐसे मित्रों को आकर्षित कर सकते हैं जो आपको मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं।
नरम तरीका कैसे विकसित करें। हर सामान्य व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। वो प्रशंसा और लोगों से मित्रता चाहता है। इसके अतिरिक्त वो ये भी जानता है कि जब तक वो अपने सहकर्मियों का नजदीकी मित्र नहीं बनता, तब तक उसके लिए जीवन में सफलता प्राप्त करना कठिन है। आकर्षक एवं मधुर व्यक्तित्व का पहला गुण है नर्म व लोचशील स्वभाव। इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से पुनः उठ खड़े होने की क्षमता तथा आत्मनियंत्रण और मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए किसी भी परिस्थिति एवं वातावरण में आत्म अनुकूलन की क्षमता शामिल है। लेकिन इस शब्द का अभिप्राय लचक नहीं है। लोचशील और नर्म मानसिकता होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप दूसरों की सनक और छल बल के शिकार बन जाएं। कुछ लोग हमेशा हामी भरने वाले यस मैन पसंद करते हैं। सर्वे हेतु उपलब्धता। संभवतः लोचशीलता की सबसे अच्छी परिभाषा यही है कि आपके पास किसी दी हुई परिस्थिति का सर्वे और आकलन करने तथा तार्किक आधार पर न्यूनतम भावनात्मक के साथ प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। लोचशीलता के विकास के द्वारा आप संभावनाओं को ग्रहण करने तथा समस्याओं को हल करने के लिए तेजी से कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। अलग अलग तरह के व्यापारों में हेनरी जे काइजर की नाटकीय सफलता काफी हद तक उनके लोचशील मानसिक तरीके के कारण संभव हुई है, जिससे उनके अंदर बिना व्यथित हुए अनंत समस्याओं से जूझने की क्षमता विकसित हुई। लोचशीलता के ही कारण सिनसिनाटी के वस्त्र व्यापारी आर्थर नैश अपने व्यापार के दिवालिया हो जाने के बाद भी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर सके। उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को साथ में लेकर ऐसी पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसके लाभांश पर सभी का समान अधिकार था, और उन्होंने कुछ ही समय में इसे अपने तरह की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली फर्म बना दिया। कभी कभी दूसरों की लोचशीलता आपके लिए सहायक होती है। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड अपने कर्मचारियों और व्यापारिक सहभागियों के प्रति उग्र एवं उत्तेजित व्यवहार किया करते थे। प्रायः उनकी पत्नी क्लारा की लोचशील डिप्लोमेसी ने उन्हें कई समस्याओं से उबारा था। 4 गुण। पश्चिमी तट पर अमेरिका के एक नामी बैंक के मुखिया ने एक बार कहा था, जब हम किसी पुरुष या महिला को नौकरी देने के लिए चयनित करते हैं, तब इन 4 गुणों का अवश्य ध्यान रखते हैं: ईमानदारी, भरोसेमंद होना, लोचशीलता एवं दिए हुए कार्य को भलीभांति पूरा करने की क्षमता। लोचशीलता के मामले में विनोदी स्वभाव भी एक महत्वपूर्ण अवयव है। इब्राहिम लिंकन संकट के समय अपने और कैबिनेट सदस्यों को नियंत्रित करने तथा एकजुट रखने में प्रायः हास परिहास एवं विनोदी स्वभाव का प्रयोग करते थे। विनम्रता भी आवश्यक है, अन्यथा आप स्वयं को गलत बोल सकने योग्य उच्च स्तर की लोचशीलता कैसे प्राप्त करेंगे, जैसा कि सभी को किसी न किसी दिन अवश्य बोलना चाहिए। ऐसी लोचशीलता के अभाव के कारण ही राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को उनके प्रिय लीग ऑफ नेशंस प्रोजेक्ट में सेनेट का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ और इससे उनका दिल टूट गया। यदि उन्होंने अपने अभिमान को कुचलकर स्वर्गीय सेनेटर लॉज, जो कि मुख्य विरोधी थे, उन्हें वार्ता के लिए व्हाइट हाउस बुला लिया होता, तो शायद उन्हें सेनेट की स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती। लोचशीलता एक ऐसा गुण है जो निर्धन को विनम्र बनाता है एवं अमीर की शोभा बढ़ाता है और आपको अपने सौभाग्य के प्रति कृतज्ञ रहने में सहायता करता है। यह आपको जीवन के हर खट्टे मीठे अनुभवों का लाभदायक इस्तेमाल करने में भी सहायता प्रदान कर सकता है। उत्साही बने और लक्ष्य प्राप्त करें। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था, उत्साह के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। और बार बार दोहराए जाने के बाद भी इस पुराने कथन का महत्व कम नहीं हुआ है कि उत्साह से ज्यादा आकर्षक और कुछ नहीं है। उत्साह वो रेडियो तरंग है जो आपके व्यक्तित्व को अन्य लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती है। ये तर्क, कारण और भाषण से भी अधिक शक्तिशाली होता है,
जिसके द्वारा आप अपने विचारों से अन्य लोगों को सहमत कर सकते हैं। एक बेहद सफल सेल्स मैनेजर ने कहा कि उत्साह एक अच्छे सेल्समैन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, बशर्ते वो गंभीर और स्पष्ट हो। वो कहता है, जब भी आप किसी से हाथ मिलाएं तो कुछ अतिरिक्त गर्मजोशी दर्शाएं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस हो कि आपको वास्तव में उससे मिलकर प्रसन्नता हुई है। फर्जी उत्साह से बचें। सावधानी आवश्यक है। फर्जी उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई पाखंड नहीं। अत्यधिक ऊर्जावान और भाव विह्वल प्रदर्शन अपने आप में असत्य का परिचायक है। आपका उत्साह आपको सफलता की किन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, इसका उदाहरण जेनिंग्स रैंडोल्फ के करियर में देखा जा सकता है। सैलम कॉलेज, पश्चिमी वर्जीनिया से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत रैंडोल्फ ने राजनीति में कदम रखा और ऐसा शक्तिशाली चुनाव अभियान संचालित किया कि वे अपने से ज्यादा अनुभवी विपक्षी को एकतरफा हार देकर निर्वाचित हुए। अपने साथी प्रतिनिधियों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को देखते हुए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने उन्हें विशेष युद्धकाल परिषद को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। वॉशिंगटन के व्यावसायिक समूह द्वारा किए गए एक निजी सर्वे के अनुसार रूजवेल्ट और रैंडोल्फ को सर्वसम्मति से तत्कालीन सरकारी सेवा के सबसे आकर्षक व्यक्तित्वों के रूप में मत प्राप्त हुए, लेकिन अपने उत्साही भाषणों द्वारा लोगों को प्रभावित करने की क्षमता के द्वारा रैंडोल्फ रूजवेल्ट से आगे निकल गए। कांग्रेस में 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद रैंडोल्फ ने निजी उद्यमों के कई प्रस्तावों में से एक को स्वीकार किया। वो कैपिटल एयरलाइंस कंपनी के अध्यक्ष के सहायक बन गए। कैपिटल एयरलाइंस उन दिनों संकट से जूझ रही थी, लेकिन अपनी अपार ऊर्जा के बल पर रैंडोल्फ ने सिर्फ 2 वर्ष में इसे एयरलाइंस क्षेत्र की सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी में बदल दिया। रैंडोल्फ के आकर्षक व्यक्तित्व के बारे में बोलते हुए हाल ही में कैपिटल एयरलाइंस के अध्यक्ष ने कहा, वे अपने किए हुए कार्यों के बदले सिर्फ अपना वेतन ही नहीं कमाते, बल्कि कंपनी के अन्य सदस्यों को भी निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। कोई भी जन्मजात उत्साही नहीं होता। ये एक गुण है जिसे अर्जित किया जाता है। आप भी ये गुण विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले स्वयं का विक्रय करें। याद रखिए, लगभग प्रत्येक ऐसे अवसर पर जब आप अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, आप उन्हें कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। ये छोटे से छोटे संबंधों के मामले में भी सत्य है। सबसे पहले अपने विचार के मूल्य, अपने उत्पाद, अपनी सेवा अथवा अपने आप के बारे में स्वयं को राजी करें। अच्छी तरह आत्मनिरीक्षण करें। आप जो भी बेचना चाहते हैं उसके दोषों के बारे में जानें अथवा उनका निराकरण करें। अपने उत्पाद या विचार के सही होने के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। इस दृढ़ निश्चय के साथ हमेशा सकारात्मक, ऊर्जावान एवं शक्तिशाली रूप से सोचने की आदत विकसित करें तो आप पाएंगे कि आपके अंदर स्वतः ही उत्साह का संचार हो रहा है। अगले अध्याय में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह आपकी आवाज सफलता प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकती है। आवाज ही आपके चरित्र की परिचायक है। जब प्रसिद्ध ईसाई धर्म प्रचारक सैम जोन्स से श्रोताओं को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है बात कहने का मेरा तरीका। आपकी आवाज और बोलने का तरीका जीवन में सफलता प्राप्त करने में आपका सहायक हो सकता है। सबसे सफल सेल्समैन, राजनीतिज्ञ, वकील, पादरी एवं अध्यापक वे होते हैं जिनके स्वर में ऐसी कुछ अतिरिक्त बातें समाहित होती हैं जो उनके व्यक्तित्व में न सिर्फ निखार लाती हैं बल्कि उनके विषयों में भी उत्साह का संचार करती हैं। विलियम जेनिंग्स ब्रायन, जिन्हें सॉल्ट लेक सिटी के मॉर्मन टेबरनेकल में 45 मिनट तक बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, उन्होंने श्रोताओं को अपनी भाषण कला से 2 घंटे 15 मिनट तक मंत्रमुग्ध रखा और इतने लंबे समय के बाद भी श्रोता उनसे और देर तक बोलने की मांग करते रहे।
मॉर्मन चर्च के प्रमुख ने कहा, मुझे संदेह है कि ऐसे दर्जन भर लोग भी होंगे जो उनके भाषण का सारांश बता सकें। ऐसा केवल उनकी जादुई आवाज के आकर्षण के कारण हुआ था, जिसने देर तक भीड़ को बांधे रखा था। एक अद्भुत वचन। मनुष्य की आवाज एक ऐसा अद्भुत साधन है जिसके द्वारा एक प्रशिक्षित वक्ता अपने भाषण में वो प्रभाव और भावना उत्पन्न कर सकता है जो सामान्यतः प्रकट नहीं होती। अपनी उत्कृष्टता में आवाज में वो प्रभाव होता है जैसा एक बेहतरीन संगीत में होता है। कोई भी व्यक्ति अभ्यास के द्वारा एक मजबूत एवं सकारात्मक स्वर विकसित कर सकता है और ज्यादातर पब्लिक स्कूलों में वयस्क भाषण कक्षाएं संचालित की जाती हैं, जिनमें आप कम लागत में आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये एक विचारणीय तथ्य है कि केवल कुछ लोग ही वास्तव में ये जानते हैं कि उनकी आवाज दूसरों को कैसी लगती है। हमारे स्वर अंगों से हमारे कानों की समीपता के कारण हमें अपनी आवाज ठीक से समझ नहीं आती। अतः ये बेहतर होगा कि आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुने। ये भी बेहतर होगा कि आप अपने किसी मित्र से अपनी आवाज, उसकी स्वर तीव्रता, गंभीरता और उत्साह के बारे में स्पष्ट राय देने को कहें। आवाज भाषा नहीं। याद रखें, हम आवाज के बारे में बोल रहे हैं, भाषा के बारे में नहीं। इस विषय पर काफी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस बारे में हम बाद के अध्यायों में चर्चा करेंगे। अपने विचारों को स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ रखने का अभ्यास करें। इस बारे में बहिर्मुखी बने। दर्पण के समक्ष बोलने का अभ्यास करें। ऊंचे स्वर में कविता या साहित्य को पढ़ना भी सहायक हो सकता है। अपने बच्चों को विस्तार में कहानियां सुनाते समय अपनी आवाज में नाटकीयता, उत्तेजना, उत्साह इत्यादि तत्वों का समावेश करें और आप उन्हें पहले से अधिक रुचि लेते हुए देख सकते हैं। आंखों की ही तरह आवाज भी आत्मा का झरोखा होती है। ये उन मानदंडों में से एक है जिनके द्वारा लोग आपके बारे में राय बनाते हैं। इसी तरह आप भी दूसरों के बारे में उनकी आवाज के द्वारा समझ सकते हैं। कोई भी अनुभवी वकील गवाह के झूठ को उसके स्वर की कमजोरी और हिचकिचाहट से पकड़ सकता है। किसी मुखर व्यक्ति या धौंस जमाने वाले व्यक्ति की आवाज अनियंत्रित एवं तीव्र स्वर की होती है। दक्ष डॉक्टर अपने मरीज के रुआंसे स्वर से उसकी मनोदशा के बारे में जान सकता है। एक खेल बनाकर आप दूसरों के बारे में उनकी आवाज के माध्यम से वे बातें भी जान सकते हैं जो सामान्यतः वे कभी नहीं बताना चाहेंगे। याद रखें, सड़क पर मिलने वाला कोई भी व्यक्ति आपके पहनावे और आवाज के द्वारा ही आपके बारे में राय बनाता है। हम अगले अध्याय में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छी तरह से तैयार होना हमेशा लाभप्रद होता है। सफलता ही सफलता की जननी है और सफलता सामान्यतः उसी के कदम चूमती है जो सफल व्यक्ति की तरह दिखता और कार्य करता है। अपने पूरे जीवन के इस अध्ययन में कि आखिर किस तरह कुछ लोग अपार संपत्ति और प्रसिद्धि अर्जित करते हैं जबकि कुछ लोग असफल होते हैं, मैंने इससे बड़ा और कोई सत्य नहीं पाया है। सफलता के लिए किसी माफीनामे की आवश्यकता नहीं होती और असफलता का कोई बहाना नहीं होता। गलत हो या सही, मानव की प्रकृति ही ऐसी है कि किसी व्यक्ति का प्रथम प्रभाव ही चिरस्थायी हो जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा पहला प्रभाव हमेशा अच्छा होना चाहिए। आत्मलोचना आवश्यक है। इस अध्याय को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वच्छता के सामान्य नियमों से परिचित होता है, लेकिन सफलता हेतु पात्रता का स्तर कहीं अधिक ऊंचा होता है। आत्म आलोचना द्वारा व्यक्तित्व निर्माण हेतु हमें उन छोटी से छोटी बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः उपेक्षित रह जाती हैं।
उदाहरण के लिए, क्या आप अपने नाखूनों की बारीकी से जांच करते हैं? पत्नी या बहन द्वारा की गई हाथ की मालिश एवं सफाई पर कोई खर्च नहीं आता। क्या आप अच्छी तरह से दाढ़ी बनाते हैं कि गले पर बाल नजर ना आए? एक बेहतर रेजर के इस्तेमाल द्वारा आप इसे स्वच्छ रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जूतों पर स्वयं पॉलिश करके तथा अपने कपड़ों पर प्रेस करके बिना किसी लागत के अच्छा दिख सकता है। लेकिन याद रखें, सफल होने के लिए अच्छे वस्त्र व सामग्री खरीदने से बेहतर और कोई निवेश आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी पूंजी खरीदारी में ही खर्च कर दें। हालांकि सेल के दौरान आप सस्ती कीमत पर अच्छे गुणवत्तापूर्ण वस्त्र खरीद सकते हैं और महिलाएं सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी अलमारियां अच्छे वस्त्रों से भर सकती हैं। रविवार को सबसे अच्छे वस्त्र पहने। जो लोग वस्त्रों की खरीद पर आसानी से खर्च कर सकते हैं, उनके लिए मेरी सलाह यही होगी कि वे रविवार के दिन विशेष रूप से सबसे अच्छे वस्त्र पहनें, ताकि आपका प्रथम प्रभाव बेहतरीन हो। इसके अलावा आपने सही या गलत रूप में ऐसा प्रायः देखा होगा कि लोग समृद्ध लोगों की सहायता के प्रति तो तत्पर होते हैं, परंतु जिन्हें वास्तव में सहायता की जरूरत होती है, उनके प्रति उदासीन होते हैं। ये मानते हुए कि भले ही ऐसा करना मानव स्वभाव की कमजोरी है, परंतु इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसकी एक अन्य वजह भी है जो शायद अधिक महत्वपूर्ण है कि जब भी आप लोगों के मध्य जाएं तो भली भांति व्यवस्थित रहें। अच्छी तरह से सजा संवरा रहना आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऊंचा रखता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि आप नियमित रूप से सजे संवरे रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अस्त व्यस्त रहने वाले व्यक्ति के मन में सदैव कुलबुलाहट रहती है। स्त्रियों की युक्ति उपयोगी होती है। कई पुरुष अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाला तरीका अपना सकते हैं, और वो है टोपी खरीदना और पहनना। जिस भी युक्ति से आपको मानसिक सुकून और बल मिले, वो आपको अवश्य अपनानी चाहिए। एक नई टोपी, टाई या जूते करिश्मा कर सकते हैं। परिधान के चयन के द्वारा भी आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपसे पहली बार मिलने वाले व्यक्ति को भले ही आपका नाम याद ना रहे, पर आपके द्वारा पहने गए वस्त्र अवश्य याद रहेंगे। शिकागो के व्यापार परामर्शदाता और गोल्फ प्रमोटर जॉर्ज एस मे अपने आप की पहचान के तौर पर विशेष रूप से डिजाइन की गई शर्ट पहना करते थे, जिससे उन्हें प्रसिद्धि और सफलता के शिखर तक पहुंचने में सहायता प्राप्त हुई। अवसर के अनुरूप वस्त्र धारण करना सफल होने की दिशा में आपके द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। नेता अपने फैसले आसानी से लेते हैं। सफलता उनके पास तेजी से भागती है जो दूसरों का नेतृत्व और पर्यवेक्षण करते हैं। गलत लोकप्रिय धारणा के बावजूद नेता पैदा नहीं होते, बनते हैं, लेकिन वे स्वनिर्मित होते हैं। आप या कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है, लेकिन तभी जब आप दिल से प्रयास करें। नेता बनने का सबसे उत्कृष्ट गुण है निर्णय लेने की इच्छा। ऐसा व्यक्ति जो तमाम तथ्यों के बावजूद निर्णय नहीं लेता या नहीं ले पाता, कभी भी दूसरों का पर्यवेक्षण नहीं कर पाता। आपको भी बिना झिझक त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित। कम भाग्यशाली की ओर मदद का हाथ बढ़ाएं।